साजिश वाली बिरयानी, दंगे थे पाकिस्तानी। दंगे का बिरयानी कनेक्शन क्या है, दंगे का बिल्डर कनेक्शन क्या है, दंगों से जुड़े हुए पाकिस्तानी रहस्य कई सामने आ रहे हैं। मैं एक एक करके बड़े खुलासे करूंगा। पहली बड़ी खबर, पहली ब्रेकिंग न्यूज। कानपुर हिंसा में पुलिस ने कर दिया है बहुत बड़ा खुलासा। एनसीपीसीआर के कहने पर पुलिस ने यह जांच की है। छोटे बच्चों को पैसे देकर हिंसा के लिए उकसाया गया, इस तरह की खबरें आ रही हैं। स्थानीय नेताओं ने हिंसा के लिए बांटे पैसे, चैनल बनाकर बच्चों को पैसे बांटे गए। हिंसा से पहले बच्चों को खिलाई गई बिरयानी, बिरयानी खिलाने के बाद बच्चों को भड़काया गया। सवाल यह है कि कानपुर में बिरयानी खिलाने वाले लोग कौन थे, क्या बिरयानी खिला करके बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। शिवराज साहू की कानपुर से रिपोर्ट। कानपुर में 3 जून को हुई हिंसा में आपको बताना चाहेंगे जिस प्रकार जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर घंटों के हिसाब से पत्थरबाजी की गई। आपको बताना चाहेंगे जांच में कई अहम चीज़ें सामने आई हैं। बिरयानी वाला जो एक है कानपुर का, उसका नाम उभर के सामने आया है कि जुमे की नमाज के बाद जो नाबालिग बच्चे थे जिनके हाथों में पेन और कॉपी पेंसिल होना चाहिए, उनके हाथों में पत्थर था और कहीं ना कहीं ये बिरयानी खिलाने के बाद उन बच्चों को उकसाया गया और साथ ही साथ उनको पत्थरबाजी करने के लिए प्रेरित किया गया। आपको बताना चाहेंगे जो यहाँ पर हिंसा हुई है वहाँ के आसपास में तकरीबन 6 बड़े मदरसे हैं जहां पर बच्चे पढ़ाई करते हैं और कहीं ना कहीं जो पुलिस की जांच चल रही है, शंका है कि उन मदरसों में बच्चों को कट्टरपंथी का पाठ पढ़ाया गया, जिसके चलते बच्चों ने सड़क पर आकर जमकर पथराव किया। लगातार पुलिस की जो एजेंसियां हैं वो इसकी जांच कर रही हैं, जो मदरसे के सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी जाँच कर रही हैं। साथ ही साथ इस बात की भी जाँच की जा रही है कि जो बिरयानी वाला है उसने नमाज के बाद बच्चों को किस प्रकार से पहले बिरयानी खिलाई और उसके बाद हाथों में पत्थर थमा दिया। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़, कानपुर। एक और बिग ब्रेकिंग है। कानपुर दंगों में बिल्डर फंडिंग की जांच की जा रही है। कानपुर के 8 नामी बिल्डर्स करते थे जफर हयात हाशमी को फंडिंग। बिल्डर्स की फंडिंग की रकम पर जांच एजेंसी की नजर है। ये 8 बिल्डर कौन हैं, इन 8 बिल्डर्स ने कितनी बार जफर हयात हाशमी के साथ में मुलाकात की है। बिल्डर पर स्कैनर है, टूल किट कहां आया और टूल किट का कौन असल मैनेजर है। शिवराज साहू की रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेशन करते हुए शिवराज साहू ये बता रहे हैं कि कौन से वो 8 बिल्डर हैं जिन पर स्कैनर है जांच एजेंसी का। देखें। हिंसा का मास्टरमाइंड कहा जाने वाला हयात जफर हाशमी के जो फंडिंग के कनेक्शन थे वो सामने आ रहे हैं। लगातार पुलिस ने पूछताछ की थी रिमांड पर लेकर और वहीं रिमांड पूरी होने के बाद पुलिस ने फिर एक बार दोबारा हयात जफर हाशमी की रिमांड की बात कही है, क्योंकि आपको बताना चाहेंगे पूछताछ में कई बड़े बिल्डरों के नाम सामने आए जो हयात जफर हाशमी को फंडिंग उपलब्ध कराते थे। उनमें सबसे बड़ा नाम है हाजी वसी और अन्य उनके 7 साथी हैं। आपको बताना चाहेंगे हाजी वसी के तकरीबन 100 करोड़ की जो बिल्डिंगें हैं वो सामने आई हैं। लगातार पुलिस विभाग जो है रजिस्ट्री ऑफिस के जो उसके कागजात हैं उसकी तलाश कर रही है। रजिस्ट्री ऑफिस खंगाल रही है कि कितने और इसके नाम पे ज़मीनें हैं। हालांकि आपको बताना चाहेंगे कई ऐसी अवैध संपत्तियां भी हैं इसके पास जिसकी इनके नाम ना होने के बावजूद बिल्डिंगें बनाई हैं और गैर कानूनी ढंग से नियमों को ताक पर रखकर उनका निर्माण किया है और बेचा है। घनी आबादी वालों क्षेत्रों में खासकर हाजी वसी की बात की जाए तो कई ऐसी इमारतें हैं जिनके नक्शे तक पास नहीं हुए हैं और उसको बना के बेच दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हयात जफर हाशमी से कनेक्शन है बिल्डरों के वो सामने आ रहा है। उसको लेकर लगातार SIT की टीमें पूछताछ कर रही हैं और कई करोड़ की संपत्ति के खुलासे भी हुए हैं और काफ़ी भारी संख्या में फंडिंग की बात सामने आ रही है। देखने वाली बात यह होगी कि किस प्रकार से जिस हयात हाशमी ने कानपुर में हिंसा को अंजाम दिया उसकी रूपरेखा तैयार की गई, उसकी जांच की रही है और जल्दी उम्मीद है कि बड़े खुलासे होंगे। साथ ही साथ आपको बताना चाहूँगा कई बिल्डरों पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं कानपुर में और प्रॉपर्टी भी सील की गई है। उम्मीद है कि जल्दी योगी बाबा का बुलडोजर इन सभी आरोपियों के जमीनों पर चलेगा और निश्चित ही इन लोगों को जो हिंसा में शामिल हैं उनके चेहरे से नकाब भी हटेंगे। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू, इंडिया न्यूज़, कानपुर। कानपुर से शिवराज साहू लाइव। पंकज मंडल मेरे साथ में है लखनऊ से लाइव और इसके अलावा राघवेंद्र है मेरे साथ में प्रयागराज से लाइव। पहले शिवराज साहू के पास जाते हुए, शिवराज, ये बिरयानी कनेक्शन क्या है, बिरयानी किसने खिलाई, कितने लोगों ने खिलाई, कहां पर बिरयानी बटी है, क्या बिरयानी का कोई मदरसा कनेक्शन भी है या फिर नहीं, बिरयानी का जफर हयात हाशमी कनेक्शन क्या है, कितने बिरयानी वाले हैं जो स्कैनर पर हैं और कितने बिल्डर्स ने जफर हयात हाशमी की फंडिंग की है, इनके बारे में आपकी इंटरनल रिपोर्ट क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा पहले बिल्डरों की बात की जाए तो तकरीबन 8 बिल्डरों के नाम सामने आए जिनकी जो अवैध जो नियमानुसार बिल्डिंगें थी वो नियमानुसार नहीं बनी हुई थी, उन पर मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं और बिल्डिंगें भी सील की गई हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम हाजी वसी का आता है जिसको कई 100 करोड़ की संपत्तियां हैं और कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनका मानकों के विपरीत घनी आबादी में ऐसी जगह स्थानों पर बिल्डिंगें बना दी गई। भविष्य में कोई दुर्घटना होती है तो वहां पर मेडिकल विभाग से लेके फायर ब्रिगेड तक नहीं पहुंच सकता। और दूसरी बात बिरयानी की बात करना चाहूंगा मैं। बिरयानी जुमे की नमाज है
15 से 20 मिनट बाद हिंसा भड़की थी। आपको बताना चाहूंगा उसी दौरान जो बिरयानी बांटी गई थी, वो बच्चों को बिरयानी बांटी गई थी जुमे की नमाज के बाद, और जो 6 मदरसे वहां पर है आसपास के क्षेत्रों में जहां पर हिंसा भड़की थी, अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बिरयानी कहीं ना कहीं उन्हीं मदरसों के अंदर खिलाई गई थी, और यही कारण है कि सीसीटीवी प्रयागराज चलते हैं। राघवेंद्र शुक्ला मेरे साथ में लाइव हैं। राघवेंद्र, प्रयागराज से खबरें क्या आ रही हैं? क्या प्रयागराज में भी कोई मदरसा स्कैनर पर है? प्रयागराज में के बारे में भी ये कहा गया है कि जो दंगों की टूल किट थी ये पाकिस्तान में थी, और पाकिस्तान के जरिए ही प्रयागराज में भी और कानपुर में, दिल्ली में, रांची में हर जगह पर दंगे भड़काए गए हैं। इस बारे में अभी तक क्या अपडेट है? कितने डिटेन किए गए हैं, कितने गिरफ्तार हैं, कितनी एफआईआर है, कितने बुलडोजर चलने वाले हैं आज? कितने नंबर पर होने? बिल्कुल राशि जी, आफरीन नामक आफत प्रयागराज पर बनी, और लगातार जो जिस तरह से उसके ट्विटर हैंडल पर लिंचिस्तान का नाम लिखा होना उस तमाम सारे साक्ष्यों को दर्शाता है। 300 से ज्यादा उस समय जो है मोबाइल की कॉल डिटेलें खंगाली जा रही हैं। इसके अलावा सर्विलांस टीमों को भी निकाला जा रहा है कि आखिर जो घटना हुई, जो हिंसा हुई, उसका मास्टरमाइंड आखिरकार क्या वाकई जावेद मोहम्मद पंप ही है या उसके साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं। आप देखिए उसकी किस तरह से बानगी है कि आज भी यहाँ की दुकानें बंद हैं, बाकायदा दुकानों और घरों के बाहर ताला लटक रहा है, ना तो कोई इनके अंदर बताने को तैयार है कि उस समय आखिर कौन लोग थे कौन नहीं। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे दुकानें और मकान इस जगह के सब में ताला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। राशि जी, वहीं दूसरी तरफ देखिए अटाला क्षेत्र का ये पूरा मोहल्ला है। आप देखिए कुछ एक आध दो दुकानें छोड़ करके जहां पर पुलिस फोर्सेस की भारी मात्रा में तैनाती है, सिर्फ उन्हीं दुकानों को खोला गया है, बाकी की सभी दुकानें लगभग बंद है। 3 एफआईआर हो चुकी हैं, 95 के करीब गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी 92 कल हुई थी, 3 आज अनुमान लगाया जा रहा है कि 3 आपने आफरीन का नाम लिया है और आपने कहा कि आफरीन आज की तारीख में आफत है। आफरीन को क्यों आफत कहा जा रहा है? आफरीन यानी जावेद अहमद पंप की बेटी, आफरीन यानी जो जेएनयू से जिसने पढ़ाई की है, आफरीन जिसका कनेक्शन जो है एएमयू से भी रहा है, आफरीन जो सीए और एनआरसी के वक्त में भी जिसने दिए हैं भड़काऊ बयान। आफरीन को क्यों आखिरकार राघवेंद्र शुक्ला ने कहा आफत? ये बयान अगर आप सुनेंगे खुद ही समझ जाएंगे। तो आप हम पर लाठी चार्ज और टीयर गैस फायर करते हैं। किस कैंपस में टीयर गैस और स्टन ग्रेनेड और रबर बुलेट्स और पैलेट्स इस्तेमाल होते हैं? किस कैंपस में इस्तेमाल होते हैं? नहीं, सिर्फ मुस्लिम कैंपसेस में इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो सीधे से मुस्लिम विरोधी सरकार है, इसके खिलाफ एक लड़ाई छिड़ी है। सीएए एनआरसी के खिलाफ भी लड़ाई है, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए और मुझ जैसे बहुत से लोगों के लिए और मुझ जैसे बहुत से मुसलमानों के लिए ये लड़ाई हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी की भी है। क्योंकि आज हम जब उतरे हैं सीएए एनआरसी की वजह से उतरे हैं, लेकिन सिर्फ उसके खिलाफ नहीं उतरे हैं। सीएए एनआरसी के बाद हम रियलाइज करते हैं कि हमारा कोई भरोसा ही नहीं है किसी चीज पे, ना हम सरकार पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा कर सकते हैं। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने इंडिया की कल के लिए को फांसी पे चढ़ाया था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो आज पता चलता है कि अफजल गुरु का पार्लियामेंट अटैक में कोई हाथ नहीं था। ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो कि पहले बोलती है कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं था, ताला तोड़ना गलत था, मस्जिद गिराना गलत था, और फिर बोलती है कि यहाँ पे मंदिर बनेगा। तो हमको सुप्रीम कोर्ट से ना कोई उम्मीद है। Condemn the kind of violence that has happened in Assam and is happening in Assam. It is nothing less than state-sponsored terror. It is nothing less than a genocide that is unfolding in Assam. हिंसा के बाद से पुलिस उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। वहीं प्रयागराज के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, एक बार सुनिए आप। उसके बाद हम चलेंगे पंकज मंडल के पास। एक बार सुनाया जाए प्रयागराज के लोगों का क्या कहना है। टीम पीसीआर, प्रयागराज के लोग क्या कहना चाहते हैं जावेद अहमद पंप के बारे में, आफरीन के बारे में, एक बार सुने। आए थे तो यहाँ पे देखे जुलूस उलूस निकला हुआ, तो हमारा देवर तो नहीं था उसमें, जो हमारे देवर का नाम आ रहा है। मैं भी यहाँ तक आया और आने के बाद देखा कि तमाम लोग ढांचा बांधे हुए, सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए, सब बाहरी लोग, कोई अटाले के लड़के नहीं। और वो लोग सब वहाँ पर यहाँ वहाँ सब तरफ एकदम भीड़ हुए। उसी में हम और हमारे बच्चे, हम तो यहीं पे रुक गए थे, बच्चा हमारे जो है निकल के रोड पे गया। अब उसमें कहाँ से उसकी फोटो आ गई, क्या हो गया, न तो हमारा बच्चा लड़ने झगड़ने में, न ईटा पत्थर चलाने में है। और एक ही लड़का हमारा है जिसका नाम है इश्तियाक अहमद उर्फ भैया, तो उसको 2 जगह लिखा है कि इश्तियाक और डियर। पूरी वारदात ऐसी हुई कि मतलब जो है सब बाहरी लोग थे यहाँ पे, पुलिस वालों से पत्थरबाजी कर रहे हैं और जो है
बाकायदा हम लोग तो सब ये हमारे मामू के लड़कों के सब यहीं पे थे। बाहरी लोग आए उधर इस्लामिया कॉलेज तरफ जो है पत्थरबाजी करने के बाद फिर उधर से उधर। यूपी में हिंसा के आरोप में अब तक 350 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हिंसा में अब तक 13 एफआईआर दर्ज की गई है। 9 जिलों से 350 से ज्यादा गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया है। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग है, प्रयागराज से सबसे ज्यादा 92 गिरफ्तारियां। पुलिस आरोपियों की धरपकड़ करने में अभी भी जुटी है। पंकज मंडल के पास में चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता लखनऊ से पंकज मंडल मेरे साथ में लाइव हैं। पंकज, गिरफ्तारियों को लेकर किस तरह यूपी सरकार, अब पुलिस के आला अधिकारी नजर रख रहे हैं, अभी कितनी दबिश दी जाने वाली है? इन्वेस्टिगेशन के एंगल अभी तक कानपुर, प्रयागराज, सहारनपुर, देवबंद, मुरादाबाद, हर जगह इन्वेस्टिगेशन के कितने एंगल्स खंगाले जा रहे हैं? देखिए, कहीं ना कहीं इंडिया न्यूज ये पहले ही बता चुका है कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी टीम पूरी तरीके से लगी हुई है और आशंका जताई जा रही थी कि ये कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन विदेशी ताकतों का होना है। तो ऐसे में तमाम चीजें जो मिली है उससे ये पता चलता है कि इसमें विदेशी ताकतों का वो लगातार इसमें एक्टिविटी था। यही वजह है कि जिस तरह से प्रदेश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, अब उसको लेकर विदेशी ताकत की आप बात कर रहे हैं। शिवराज साहू के पास में चलते हैं। शिवराज साहू, चूंकि आपने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक की थी, आपने ये बताया था कि 300 संदिग्ध मोबाइल फोन्स थे, नहीं आपने नहीं बल्कि प्रयागराज की यह खबर थी कि 300 संदिग्ध मोबाइल फोन थे। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए इन 300 संदिग्ध मोबाइल फोन के नंबर्स के बारे में कुछ पता चला है क्या? ये लोग कहां बात कर रहे थे जुमे के दिन जब हिंसा भड़की है, उससे पहले और उसके बाद में? ये 300 संदिग्ध मोबाइल फोन क्यों आखिरकार स्कैनर पर हैं, क्यों जांच एजेंसीज की नजर पर हैं? इनके जरिए क्या पता चला है जावेद अहमद पंप के बारे में, बाकी बवालियों के बारे में? बिल्कुल, देखिए, प्रयागराज साइबर सेल और जो सर्विलांस की टीम है, चाहे वह क्राइम ब्रांच की हो या एटीएस की टीम है, इन्होंने शुक्रवार यानी जुमे के दिन से एक दिन पहले और जुमे के दिन की रात तक की जो 300 कॉल कंटिन्यू एक्टिव रही हैं उनका एक पूरा डेटा निकाला है। और सबसे खास कि वह करेली, अटाला और आसपास के ही एरियो में सभी मोबाइल फोन एक्टिव थे। देर रात तक इन लोगों ने एक दूसरे से चैटिंग भी की है, व्हाट्सएप कॉल भी की है, वीडियो कॉल भी की है और इसके अलावा फोन कॉल भी की है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ संदेह ही नहीं बल्कि विश्वास के घेरे में लेता है क्राइम ब्रांच और साइबर सेल की टीम। और यही कारण है कि प्रयागराज पुलिस ने 300 फोन नंबरों को ट्रेस करते हुए एक बार दिखाइए भी, आप अटाला इलाके में है ना, घूमते हुए जाते हुए दिखाइए भी, अटाला इलाका, करेली इलाका जो सेंसिटिव जोन है, बताते भी रहिए, दिखाते भी रहिए, वॉक कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राशि जी, हमारे ठीक पीछे आप देखते हैं बैरिकेटिंग है, जिग-जैग वाली भी बैरिकेटिंग है, कभी इसे बंद भी कर दिया जाता है। चूंकि 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस समय का तापमान है, इसलिए जो भी फोर्सेज है वो कभी छाया में बैठे हैं, दूर तक हम चाहेंगे दिखाएं, हमारे सहयोगी रजा दिखाएं कि दूर में जो है जिग-जैग के पीछे साइड में फोर्सेज बैठी हुई है। जो चौराहे के पास के लोग आने वाले हैं या यहाँ के रहने वाले हैं, बाकायदा इन लोगों की आइडेंटिटी भी चेक की जाती है, इनसे पूछा जाता है कि आखिर इनके यहाँ पर आने का मकसद क्या है। फिलहाल मीडिया की गाड़ियों को और जो इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियां हैं उन्हें आने की परमिशन दी जाती है। हमारे ठीक पीछे आप देखिए शौकत अली मार्ग है, ये पूरा रोड दूर तक आप देख सकते हैं कि फायर ब्रिगेड की भी गाड़ियां हैं, कुछ पुलिस ऑफिसर्स की भी गाड़ियां इस समय मूवमेंट पर है और बाकायदा या लोगों से जाकर के मिल रहे हैं। जो 300-400 लोगों को चिन्हित किया जा रहा है उनके बारे में भी पता कर रहे हैं कि वो आखिर लोगों को चिन्हित तो किया जा रहा है। लेकिन अजय जांडियाल के पास में भी चलते हैं, अजय जांडियाल के पास में चलेंगे, फिर शिवराज साहू आप भी इंतजार कीजिए, आपके पास भी आते हैं, मेरे सीनियर कोलीग हैं अजय जांडियाल। अजय, दंगों के पाकिस्तानी कनेक्शन के बारे में आपको अभी तक क्या पता है? दंगों की टूलकिट किस तरह से पाकिस्तान में तैयार की गई? टूलकिट के पीछे कितने मास्टरमाइंड काम कर रहे थे? इसके पीछे पाकिस्तान में किस जगह पर असल में षड्यंत्र रचा गया था? पूरी प्लानिंग कब की गई थी? इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन आपकी क्या कहती है? देखिए राशि, जो पता चला है उसके मुताबिक 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानी जो सोशल मीडिया अकाउंट हैं वो बनाए गए हैं और कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनको खासतौर पे इस चीज़ के लिए लगाया गया था ताकि इन लोगों को जो सिर्फ पाकिस्तान में बैठे हैं वही नहीं बल्कि पाकिस्तानी जितने भी देशों में बैठे हैं, खासतौर पे अरब कंट्रीज में जो हैं, उनकी मदद से जहां जम्मू कश्मीर में हेटरेट को फैलाया जाए, इस मसले को जो है वो लगातार फैलाया जाए। वीडियोज भड़काऊ भाषण वाले जो है उन तक पहुंचाए गए और लोगों को इसमें लाने की कोशिश की गई, जिसका अब खुलासा होता जा रहा है। आपको बता दूं कि 7,000 पाकिस्तान से अकाउंट चल रहे थे। इसके अलावा जो अरब कंट्रीज में बैठे पाकिस्तानी हैं वो भी इसी तरह से जो है इन सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए यहाँ पर जो है जिससे दंगा भड़क सके, जिससे यहाँ पर बवाल हो सके, उस पूरी कवायद में लगे हुए थे। मगर अब क्योंकि जो एजेंसीज हैं वो लगातार इन पे नकेल कसे हुए हैं और अब ये चीजें आइडेंटिफाई हो रही हैं। और आपको बता दूं ये सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि भद्रवाह जैसे इलाके में, कश्मीर जैसे इलाके में
इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में हर जगह पर प्रदर्शनों का सिलसिला कब शुरू होता है? बिल्कुल अजय, जब ये आपने मसला भद्रवाह खत्म की हो जाता तस्वीरें है, भी जब भेजी जम्मू थी। शर्मा को सबसे बाहर पहले निकाल इंडिया दिया न्यूज जाता है एक बीजेपी से। इकलौता चैनल था जिसने भद्रवाह में भी कैसे जुमे के दिन भड़काऊ बयान दिया गया था, जिसके बाद में हिंसा भड़की थी। आपने सबसे पहले दिखाया था, बताया था। शिवराज साहू के पास में चलते हैं। शिवराज, 48 घंटे के बाद फिर से जुमा नमाज होने वाली है। इससे पहले कानपुर में क्या इंतजाम किए गए हैं? खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि इस बार भी कुछ लोग इस तरह की कोशिश कर सकते हैं, इस तरह के इनपुट हैं कि माहौल खराब करें। इसे लेकर के पहले से यूपी पुलिस प्रशासन किस तरह से तैयार है कानपुर में? जी देखिए, कानपुर की बात की जाए तो 3 जून को जिस प्रकार से हिंसा हुई थी, चूंकि अब से एक जुमा निकल गया, उसके बाद तीसरा जुमा यानी बस आज बुध है, 2 दिन बाद फिर जुमे की नमाज होनी है और उसको देखते हुए तैयारियां लगभग पूरी हैं। आपको बताना चाहेंगे ATS लगातार कानपुर शहर में मौजूद है और आपको SIT की टीमें लगाई गई हैं। LIU खासकर LIU जो है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। लोकल जो पुलिस के जो एक तरीके कह सकते हैं जो लोकल टचअप होता है पुलिस का, वो एक्टिवेट कर दिया गया है। शिवराज साहू आपका शुक्रिया। अजय जांडियाली मेरे साथ में थे, राघवेंद्र शुक्ला आपका बहुत बहुत धन्यवाद और पंकज मंडल मेरे साथ में थे। आगे बढ़े उससे पहले आप सुने असदुद्दीन ओवैसी अध्यक्ष AIMIM, साजिश करे पाकिस्तान लेकिन भड़क जाते हैं भड़काऊ भाईजान। मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं, वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। अगर है हिम्मत भाजपा वाले तोड़ना टिनी का घर, क्यों नहीं तोड़ते आप? उसमें तो 5 लोगों की हत्या का इल्जाम है, सुप्रीम कोर्ट ने बेल कैंसिल की। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं। लेकिन कानपुर में जांच के दायरे में है। मदरसों के छात्र हिंसा में शामिल बच्चों की जांच कर रही है टीम। जांच एजेंसीज के रडार पर इलाके के मदरसे हैं। वायरल वीडियो खंगाले जा रहे हैं। CCTV फुटेज का एक एक फ्रेम देखा जा रहा है। कैद जितने भी नाबालिग हैं इन सभी पर नजर रखी जा रही है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों की शिनाख्त की जा रही है। हिंसा प्रभावित क्षेत्र में 6 से अधिक बड़े मदरसे हैं और जांच एजेंसीज के रडार पर इलाके के ये मदरसे हैं। वायरल वीडियो के जरिए जितने शिनाख्त की जा रही है, CCTV फुटेज एक एक करके देखा जा रहा है। हिंसा प्रभावित क्षेत्र में 6 से अधिक बड़े मदरसे हैं। इसके मैनेजमेंट के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। कानपुर में जांच के दायरे में मदरसों के छात्र हैं और जब आए मदरसे स्कैनर पर तो भड़क गए फिर से मौलाना तौकीर रजा। बेईमानियों की सरपरस्ती कर रही है, तो हमने एहतजाज का नाम ना देके नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी हमने खत्म कर दी। हमने यौम दुरूद अपने इस प्रोग्राम का नाम रखा है। तमाम लोग जमा होंगे, 2 घंटे तक दुरूद शरीफ पेश की जाएगी, नजराना पेश किया जाएगा, उसके बाद ज्ञापन दिया जाएगा। लेकिन हिंसा की जो तस्वीरें हैं ना बहुत भयानक होती जा रही हैं। हिंसा करवाने वालों के चरित्र बड़े दोहरे होते हैं। ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं तो आप समझेंगे। ये लोग खुद तो बड़ी आलीशान जिंदगी में रहते हैं और लोगों को भड़काने का काम कर रहे होते हैं। भड़काने के अलावा किस तरह से षड्यंत्र के रचयिता प्रयागराज से लेकर के कानपुर तक रहे, ये एक बार आप देखें। आलीशान जिंदगी जीते ही हैं लोग, पर अपना मतलब साधने के लिए गरीब, बेरोजगार, भटके युवाओं के हाथ में हिंसा के हथियार थमा देते हैं। इंडिया न्यूज की ये रिपोर्ट सभी की आंखें खोलकर रख देगी। प्रयागराज, सहारनपुर, मुरादाबाद, सड़कों पर हाथों में पत्थर, निशानेबंद पुलिस और दूसरे समुदाय के लोग। 10 जून को जुमे की नमाज के बाद यूपी के कई शहरों में हालात कुछ ऐसे या फिर इससे भी बदतर थे। हिंसा, उत्पात, बवाल, पत्थरबाजी, बमबाजी, आगजनी, न कानून का खौफ, न अमन चैन बिगड़ने का डर। जिन युवा हाथों में रोजी रोटी कमाने के औजार होने चाहिए, पेट भरने के लिए मेहनत मजदूरी करने की ताकत थी, उन हाथों में पत्थर उछल रहे थे। कौन हैं ये पत्थरबाज? कौन हैं जिन्होंने हिंसा और आगजनी की? इनमें कोई मजदूरी करता है, किसी की मां घरों में काम करती है, कोई बेरोजगार है। न तो ये पढ़े लिखे हैं और न ही इन्हें अपने धर्म की समझ ही है। ये तो बस कठपुतली बने। इन्हें बरगलाया गया, बहकाया गया और भड़काया गया। दिखाना पड़ेंगे, तादाद दिखानी पड़ेगी, आपको अपनी नाराजगी का इजहार करना पड़ेगा।
अमन पसंद तरीके से हम सड़कों पर आए, जद्दोजहद करे, धरना दे, प्रदर्शन करे, जेल भरो आंदोलन चलाए। जेल से ज्यादा हमें क्या दे सकते हैं ये लोग? तो फिर बंद कर दो अदालत को, ताला लगा दो अदालत को, जजेस को कह दो कि अदालत मत आओ, क्योंकि मुख्यमंत्री तय करेगा कौन मुलजिम है। क्या जरूरत है अदालत की? फिर क्या जरूरत है पुलिस की कि तुम अजय के घर को नहीं तोड़ते और फातिमा के घर को तोड़ते हो? तो याद रखो, शहजादी जन्नत का वास्ता देकर कह रहा हूं, अल्लाह शहजादी जन्नत के सदक़े में जालिमों को शिकस्त देगा इंशाअल्लाह ताला। ये वो चंद पढ़े लिखे अमीर लोग हैं जो आलीशान बंगलों में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं और अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म के नाम पर गरीब और अनपढ़ बच्चों, युवाओं को बहकाकर उनके हाथों में पत्थर थमा देते हैं। समाज में नफरत बोने वाले ये लोग खुद पत्थर नहीं उठाते, बल्कि बेरोजगार युवाओं को पत्थरबाज बना देते हैं। तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं, आलीशान घरों में रहते हैं, महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, धर्म के नाम पर युवाओं को बहकाते हैं, दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा पर विवादित बयान दे चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के अध्यक्ष हैं, आलीशान महल जैसा घर है, करोड़ों की दौलत है, हैदराबाद से 3 बार सांसद रहे हैं, धर्म के नाम पर बांटने वाले बयान देते हैं, युवाओं को भड़काते हैं, समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। जावेद पंप प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड है, मुस्लिम युवाओं को भड़काया था, धर्म के नाम पर हिंसा और आगजनी करवाई थी। प्रयागराज में आलीशान घर था जिस पर सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। आफरीन फातिमा आरोपी जावेद पंप की बेटी है, AMU JNU से पढ़ाई की है, AMU में महिला कॉलेज की अध्यक्ष रही, CAA NRC के विरोध में आंदोलन में सक्रिय रही, प्रयागराज हिंसा में भी भड़काने का आरोप है। हिंसा के 2 चेहरे हैं, एक पत्थरबाजों के, दूसरे इन जैसे पढ़े लिखे और सुविधा संपन्न लोगों के जो समाज में नफरत फैलाते हैं, समाज को बांटने के लिए गरीब बच्चों, युवाओं को हिंसा की आग में झोंक देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। यूपी पुलिस का एक्शन तेज हो गया है, गिरफ्तारियां बढ़ने लगी हैं। दंगे की 10 जिलों में अब तक 17 FIR, पहले 13 थी, अब 17 FIR हो गई हैं। गिरफ्तारी भी 400 के पार चली गई हैं, 406 गिरफ्तार हो गए हैं। कानपुर हिंसा में अब तक 56 गिरफ्तार हुए, फिरोजाबाद में 20 लोग अरेस्ट किए गए हैं, अंबेडकर नगर में 41 गिरफ्तार किए गए हैं, मुरादाबाद में भी 40 दंगाई दबोचे गए, सहारनपुर में 83 तो प्रयागराज में 92 गिरफ्तार, हाथरस में 55, अलीगढ़ में भी 6 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। यूपी के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुनिए। मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लगातार निगरानी मुख्यालय स्तर पे तथा सभी फील्ड के जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं उनके लेवल पे की जा रही है और इस पे कार्रवाइयां भी हो रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए हिंसा की आग भड़काने की साजिश बेनकाब हुई है। ऐसी हरकतों पर लगाम कसने के लिए यूपी पुलिस तो कमर कस चुकी है, लेकिन दिल्ली में क्या हुआ, इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं मेरे सहयोगी जतिन गोस्वामी। हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर उन पर फर्जी पोस्ट किए गए जिससे हिंसा भड़काई गई। जी हां, सूत्रों के मुताबिक एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है। जानकारी ये है कि पाकिस्तान में बैठे आकाओं के इशारे पर भारत में कुछ फर्जी फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट बनाए गए जिस पर भड़काऊ पोस्ट की गई जिससे हिंसा भड़की। आपको याद होगा कि देश की राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद पर हाल ही में एक बड़ा प्रदर्शन सामने आया था जिसमें आपत्तिजनक नारे भी लगे थे और इस मामले में सामने आया था कि एक लोकल व्हाट्सएप अकाउंट बनाया गया था और उससे एक ग्रुप बनाया गया था जिस पर कुछ आपत्तिजनक वीडियो और फोटो डाले गए थे, जिसके बाद हिंसा भड़कते भड़कते दिल्ली में बची थी। लेकिन देश की राजधानी से सटे उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों से भी हिंसा की खबरें जो हैं वो आई थी, हंगामे की खबरें आई थी, जिसमें मुख्य रूप से कानपुर का नाम शामिल है। कानपुर से लेकर प्रयागराज तक जिस तरह से बवाल की
खबर आई उसके बाद एजेंसियां अलर्ट पर थीं और लगातार सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग जो है वो बारीकी से की जा रही थी। अगर हाल ही के दिनों की बात करें तो देश की राजधानी से सटे एनसीआर के एक इलाके में 3 दर्जन ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट पाए गए हैं जिन पर भड़काऊ पोस्ट की गई थी और इन अकाउंट्स को बंद करवाया गया है और उनमें से 14 अकाउंट पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। दिल्ली में कैमरामैन पवन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। अपने दिल्ली की रिपोर्ट देखी। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी पर एक बुलेटिन जारी हुआ है। बुलेटिन जारी करने वाला कौन है? इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस यानी आईएसकेपी। आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने भारत को दी है धमकी। इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस की ओर से भारत को धमकी दी गई है। इस्लामिक स्टेट की भारत पर हमले की यह धमकी है और इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने यह कहा कि जिस तरह से एक समुदाय के खिलाफ जुल्म किया जा रहा है, इस तरह का वीडियो बुलेटिन जारी किया गया है। विवादित ये बुलेटिन है, यानी इस्लामिक स्टेट का भी एक नया एंगल आ गया। आपको याद होगा अलकायदा भी बीच में आया था दंगों को लेकर के, जब अलकायदा ने भी रिएक्शन दिया था। अब इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस ने भी अपना एक न्यूज बुलेटिन जारी किया है। इस्लामिक स्टेट ने न्यूज बुलेटिन किया जारी, लेकिन 10 जून के जुमे की नमाज के बाद देश के कई हिस्सों में हिंसा भड़की, आगजनी हुई, बवाल हुआ। आरोपियों पर सरकार ने जब एक्शन लिया तो उनके हिमायती तिलमिलाने लगे हैं। हिमायती सिर्फ आईसिस जैसे नहीं है बल्कि ओवैसी भी हैं। योगी सरकार के खिलाफ बोलते हुए आरोपी आफरीन फातिमा की तरफदारी में कितने लोग उतर आए हैं, रिपोर्ट। हिंसा, आगजनी की ऐसी तस्वीरों से देश दहल उठा। यूपी के कई शहरों से लेकर रांची और हावड़ा तक उपद्रवियों ने सड़कों पर तांडव किया। जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर उतरी नमाजियों की भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। प्रयागराज से लेकर सहारनपुर तक हिंसा की आग में जल उठा। पुलिस पर भी पथराव किए गए। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो से दंगाइयों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी होने लगी। प्रयागराज हिंसा का मास्टरमाइंड मोहम्मद जावेद निकला। प्रशासन ने उसके घर पर बुलडोजर चलाया तो मुस्लिमों के रहनुमा बनने का दावा कर बच्चों युवाओं को पत्थरबाज बनाने वाले अससुद्दीन ओवैसी बौखला गए। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर तो सुपर चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो खुद अपनी अदालत में किसी को कन्विक्ट करेंगे और घर तोड़ देंगे। अभी से घर तोड़ दो आप। रूल ऑफ लॉ को तो बर्बाद कर रहे हैं आप। जो घर तोड़ा गया आफरीन फातिमा का, वो तो उसकी मां के नाम पे था। आपने झूठी नोटिस दी, आपने झूठा कहा कि पहले नोटिस दी। आपको कोई इख्तियार ही नहीं है घर तोड़ने का। दंगाइयों पर दंडात्मक कार्रवाई से ओवैसी आज भड़क उठे हैं, लेकिन उस वक्त ओवैसी की आवाजें क्यों नहीं निकली जब सड़कों पर आगजनी और पुलिस पर पत्थर बरसाए जा रहे थे। जिस आफरीन का जिक्र ओवैसी साहब कर रहे हैं वो प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद की बेटी है। हाईली एजुकेटेड है, एएमयू से लेकर जेएनयू तक में पढ़ाई कर चुकी है, लेकिन काम सारे सरकार विरोधी और समाज विरोधी करती रही है। देश विरोधी हर गतिविधि में हर मंच पर आफरीन शामिल होती आई है। सीएए, एनआरसी के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शनों में शामिल रही। हिजाब बैन के खिलाफ दक्षिण भारत तक जाकर प्रदर्शन किया। प्रयागराज हिंसा पर दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई हुई तो सोशल मीडिया पर एक्टिव आफरीन ने ट्विटर पर लोकेशन में लिंचिस्तान लिखा, लेकिन संविधान की बात कर रहे भाईजान को इससे कोई मतलब नहीं। वो तो बलवाइयों पर कार्रवाई से आहत हैं और एक बार फिर से मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुली नफरत की मिसाल है मुसलमानों के खिलाफ। ये खुली नफरत की मिसाल है। कलेक्टिव पनिशमेंट भारत के मुसलमानों को दे रहे हैं भाजपा वाले, और पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लटों से मारती है और भाजपा का एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है। हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे सरों पे मारते हैं। ये पुलिसिंग है आपकी। ये आपका ह्यूमन राइट्स का ये मामला है आपका। एक और ओवैसी भड़काऊ बयान दे रहे हैं तो दूसरी ओर मौलाना तौकीर रजा ने 17 जून यानी जुमे के दिन ही बरेली में धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। उधर जैसे जैसे हिंसा की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे बड़ी साजिश का खुलासा हो रहा है। आगे आपको बताएंगे कि कैसे हिंसा का ताना बाना पाकिस्तान में बुना गया,
कैसे फर्जी अकाउंट बनाकर उस पर फर्जी पोस्ट कर लोगों को हिंसा के लिए भड़काया और उकसाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।